नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल ढूंढेंगे और उनका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके सामने रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो जो है कि निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। बता दूं कि अभी जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ सल्तनत काल से जुड़ा हुआ, उसका सब्जेक्टिव भी वीडियो बना करके डालूंगा, आप उसे देखेंगे ताकि उस संदर्भ में और भी बहुत सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे सुनकर आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। उसमें दिया हुआ है कि ए, उसने चालीसा दल यानी चहलगानी से संबंधित सामंतों का दमन किया, तो यह सही है। अगला है कि कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उसने एवं रक्त की नीति अपनाई, यह भी सही है। सी है कि उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की, यह भी सही है। दीवाने अर्ज जो था वह सैन्य विभाग से जुड़ा हुआ था। कभी कभी इस तरह से भी पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज का संबंध किस विभाग से था, तो इसका रखेंगे सैन्य विभाग से। और यह भी पूछा जाता है कि दीवाने अर्ज की स्थापना किस सल्तनत काल के शासक ने की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बलबन। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है वह है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। तो इसका एक सूत्र है, इसे आप याद रखेंगे। गुलाब खिला तू सुगंध लो, गुलाब खिला तू सुगंध लो। गुलाब से हो गया गुलाम वंश, खिला से हो गया खिलजी वंश, गुलाब खिला तू यानी कि तू से हो गया तुगलक वंश, सुगंध से हो गया सैयद वंश और लो से लोधी वंश। गुलाब खिला तू सुगंध लो, है ना। तो इस तरह से अगर आप याद रखते हैं तो इस तरह का प्रश्न बनाने में आपको आसानी होगी। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 5, 4, 3। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, तब लास्ट में लोधी वंश, जिसमें इब्राहिम शाह लोधी अंतिम शासक था और उसको पराजित करने के बाद बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर ली थी। अगला जो प्रश्न है वह है कि मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम हुआ। मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो बारी बारी से इसको देखेंगे। तो इसका पहला ऑप्शन है पंजाब से लेकर के बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। तो पहला ही ऑप्शन जो है वह गलत है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। और बाकी जो भी इसमें दिए हुए जैसे कि भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित हो गया, यह सही है। उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ, यह भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो गलत होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है वह है कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न कारण में कौन कौन से कारण थे, है ना। निम्न में से कौन कौन से कारण थे, तो इसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। उनके समाज का पृथकतावादी और अनुदार होना, सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, यह भी सही है। फिर आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, यह भी सही है। भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, तो यह जो है वो गलत है क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था। लोग शांति और अहिंसा जैसी चीज़ों पर लोग उस समय जो भी राजा होते थे वो युद्ध की नीति पर विश्वास करते थे। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही वह होगा ऑप्शन सी, 1, 2, 3। अगला जो प्रश्न है वह है कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम होगा। तो बारी बारी से देखते हैं। इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है वह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, सुल्तान और आराम शाह। तो बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में सबसे पहले आए, तो कुतुबुद्दीन पहला होगा और उसका फिर बेटा आराम शाह था।
तो 1-4 हो जाएगा। और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बने और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा 1-4-2-3। तो देखते हैं इसमें है ऑप्शन बी जो है वह सही है, 1-4-2-3 है ना। अगले प्रश्न पर चल। अगला जो प्रश्न है वह है कि अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी है ना। यह दिल्ली में है अलाई दरवाज़ा, और कुतुब मीनार भी आप जैसा जान ही रहे हैं ये आपका दिल्ली में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है वह है आपसे मिलान करने के संदर्भ में पूछ रहा है। तो उस समय कुछ ऐसे शब्द हैं जो उस समय के द्वारा प्रचलित व्यवस्था के रूप में थी। जैसे हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो होता था वह खराज कहलाता था। ठीक है, भूमि कर जो दिया जाता था उसे कहते थे। और अभी है कि युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग जो होता था, जो लूटा जाता था उस संदर्भ में जो टैक्स वसूले जाते थे तो उसे खुम्स कहा जाता था। ठीक है, तो लूटे हुए धन को क्या बोलते थे, खुम्स, मतलब कर को। और ऑप्शन सी है कि मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर जो होता था वह आपका उसर कहलाता था। ठीक है, और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर जो होता था वह ज़कात कहलाता था। तो इस तरह से अगर हम ऑप्शन मिलाएं तो ए का 2 हो जाएगा, बी का आपका 1 हो जाएगा, और सी का 3 हो जाएगा, और डी का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है। इब्राहिम लोदी के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इसमें देखते हैं, वह क्रूर और निरंकुश शासक था, यह सही है। अफगान अमीरों की खिलाफत, यह भी सही है। महान निर्माता एवं कला का पुजारी, यह गलत है ना। वो ऐसा शासक नहीं था जो महान निर्माता के रूप में उभरा हुआ हो। और दौलत खान ने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था, ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से ऑप्शन सी जो होगा इसका गलत उत्तर होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अमीर खुसरो के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो बारी बारी से इसको पढ़ेंगे, उसके बाद देखते हैं। तो पहला है कि वह सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, तो यह सही है। उनके गुरु का नाम जो आपका शेख निजामुद्दीन औलिया था। वे जलालुद्दीन फिरोज खलजी के दरबारी थे। बता दें कि वह लगभग दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों के दरबार में रहे थे, यह भी सही है। अगला है कि उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था, यह भी सही है। और अगला है कि उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया था। तो इस तरह से इसका जो चारों जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ये सही है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो इसका भी बारी बारी से देखेंगे। तो इसका दुर्बल प्रशासन, यह सही है। तैमूर का आक्रमण जो है 1398 ईस्वी में हुआ था। और भारतीयों की स्थिति, मतलब उस समय दिल्ली सल्तनत काफ़ी कमज़ोर पड़ गई थी। तीसरा है अधिग्रहण की अस्पष्ट नीति का अभाव, यह भी सही है। मिश्रित संस्कृति का उदय, यह गलत है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी। पहला था महमूद गजनवी और दूसरे हो गए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी किस वंश के थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शंसवनी। यामनी वंश के आपका महमूद गजनवी थे, जबकि मोहम्मद गौरी जो थे वो शंसवनी वंश से जुड़े हुए थे। मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें देख लें, शहाबुद्दीन, मुइजुद्दीन, मोहम्मद बिन शाम, ये सभी जो है
मोहम्मद गोरी के ही नाम है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुल्तान करमाथी शासक पर उसने सबसे पहले आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलंकी शासक भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित किया था। उसके बाद उसने भारत पर हमला करने का जो साहस है कई वर्षों तक नहीं जुटा पाया था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भटिंडा ताबर हिंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें उसने पृथ्वीराज चौहान को अंततः पराजित कर दिया था 1192 ईस्वी में, है ना। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में हुआ युद्ध क्या किस नाम से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था ना। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पंजाब के खोखरों के विरुद्ध। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भी ए स्मिथ। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202-3, बंगाल विजय 1204-5 और असम पर 1206 पर मतलब आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह दक्षिण भारत में देवगिरी के शासक थे। देवगिरी जो था वो दक्षिण भारत में था, वहाँ के राजा रामचंद्र देव थे जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने पराजित किया था। अगला प्रश्न है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन। वह उलेमा की बात को नहीं मानता था, बल्कि वह अपना जो राजत्व सिद्धांत चलाता था वह जवाबित कानून पर चलाता था। मतलब जैसी परिस्थिति उसी अनुरूप वह उस पर सॉल्यूशन उसका करता था, उसका हल ढूंढता था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौधरी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैयद वंश। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के दरबार में कहा जाता है कि लगभग 1,80,000 गुलाम रहा करते थे और उन्होंने कई सारे उन्हीं गुलामों के माध्यम से बाग बगीचे लगवाए, है ना, बहुत सारे बागान उन्होंने स्थापित करवाए थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने ही फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रयास किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुसलमान। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। अगला प्रश्न है कि तबकात ए नासिरी की रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने तबकात ए नासिरी नामक पुस्तक की रचना की थी। अगला जो प्रश्न है वह है कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। बता दें कि दिल्ली में मेहरौली एक जगह है, मेहरौली में ही आपका कुतुब मीनार है और अलाई दरवाज़ा भी स्थापित है और गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा एक लौह स्तंभ स्थापित किया गया है, वह भी उसी कैंपस में स्थापित है। अगला जो प्रश्न है वह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु आपका जो पोलो खेलते समय घोड़े से गिर करके हो गई थी, तो उस मृत्यु के बाद उनके जो दफनाया गया वो लाहौर में ही दफनाया गया था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जफर खां। बता दें कि 1299 ईस्वी में कुतलक ख्वाजा के नेतृत्व में मंगोल सेना ने जब आपका आक्रमण किया था, ठीक ना, जिसे जफर खान ने दबा दिया था, लेकिन पुनः जब इसके विरुद्ध उसने आक्रमण किया तो उसमें उसका अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद कर पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है खराज, खुम्स, उस्र और मुक्तय। तो बता दें इसमें खराज, उस्र और मुक्तय जो था वो भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर था, जबकि खुम्स जो होता था वो लूट से संबंधित कर होता था। तो इस तरह से 1, 3 और 4 इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तो बता दें कि यह ऐसा प्रश्न है जो बराबर पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि जो कि राजा या राज्य के अधीन में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहते थे, तो कह रहे किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं से बने थे? तो बता दें टंका और शशगनी जो होता था वो चांदी के बने होते थे और जीतल जो था वह तांबा का होता था। ठीक है, इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जो है बनाया था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चांदी और तांबा। अगला प्रश्न है कि
अमीर कोही कृषि विभाग से जुड़ा हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है कि अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। यह भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और इससे बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसे भी आप इम्पोर्टेंट मान करके याद रख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, किस भाषा के विकास में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली में, है ना। अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। यह भी एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन है और 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। उस समय तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट में कीजिए। तो इसमें जो है जीतल और टंका बता दी थी। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल जारी किया था। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4 होगा, है ना, 2 और 4 होगा। तो इसमें ऑप्शन डी जो होगा उसका सही उत्तर होगा 2 और 4। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का सुल्तान बना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गाजी मलिक। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है जवाबी थे, है ना, जवाबी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य कानून। जवाबी मतलब जैसा कंडीशन देखा उस अनुसार उस सिचुएशन को हल किया, तो इसे जवाबी कानून कहते थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुगलक वंश। अगला जो प्रश्न है वह जुड़ा हुआ है कथन और कारण से। इसमें दिया हुआ है कि कथन और कारण को आप स्पष्ट कीजिए कि दोनों सही है और एक दूसरे के व्याख्या करता है या नहीं। तो कथन ए देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, यह सही है। अगला है आर कारण कि वह दक्षिण राज्यों के में कब्जा करना चाहता था, यह गलत है। वो उसका मुख्य अभियान जो था वह धन को मतलब लूटना चाहता था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि ए सही है और आर गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह के लिए दिया गया है कि किस लेखक का कौन सा पुस्तक है। तो बता दे, जियाउद्दीन बर्नी ने जो पुस्तक लिखी उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, तारीख ए फिरोज शाही। जियाउद्दीन बर्नी के पुस्तक का नाम क्या है, तारीख ए फिरोज शाही। और अगला है हसन निजामी की पुस्तक का नाम है ताजुल मासीर। तीसरा नंबर, हसन निजामी के पुस्तक का नाम क्या है, ताजुल मासीर। अगला सी है मिनहाज उस सिराज की जो पुस्तक का नाम है वह है ऑप्शन 2, तबकात ए नासिरी। मिनहाज उस सिराज की पुस्तक का नाम क्या है, तबकात ए नासिरी। और अगला चौथा डी का है कि याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तारीख है मुबारक शाही। तो इस तरह से इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि तौल की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
रत्ती, जिसको संस्कृत में रत्तिका कहा गया है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। बता दें कि यह पहले सल्तनत काल में 7 सुल्तानों के दरबार में ये रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का जो आपका विस्तृत विवरण दिया है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्न बतूता। इसे याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया। जैसा कि पहले ही मैंने बताया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1398 ईस्वी में ना। 1398 ईस्वी में आज आपका तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम डैश बलबन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन के नाम से भी जाने जाते थे। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने इसका विरोध किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूं का मकबरा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसलिए इस विभाग यानी एक विभाग दीवान खैरात को स्थापित किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना की थी, जो गरीब लोगों के लिए ही था, उसको मदद करने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद को जो आपका हिंदू मुस्लिम गान वादों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सितार ना। सितार होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी। तो इस तरह से हमने कई महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस भाग में भी हल किए। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपको काफ़ी सहायता मिलेगी और अगला भाग में भी मैं इसी से जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखूँगा। इसे सुने और इसका फ़ायदा उठाएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।